राज भैया जी, अभी कोई ऑनलाइन नहीं हुआ। नमस्कार। सबसे पहले मुझे अपना परिचय देने का अवसर देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर मेरे राज भैया जी का और हमारे समाज के संस्था अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा के संस्थापक स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी श्री शामले प्रसाद जी आर जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम राकेश तोमर है। मेरे पापा जी का नाम श्री रमेश तोमर है। मेरे पापा जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो कि नगर परिषद में बरही में जो है कार्यरत हैं। मेरे पापा जी अभी प्रेजेंट में बड़े बाबू के पोस्ट पे कार्यरत हैं। मेरे माता जी का नाम, मेरी मम्मी का नाम जो है सुलोचना तोमर है और मेरी मम्मी जो है हाउसवाइफ हैं। मेरी मम्मी पूरा घर संभालती हैं। हम 2 भाई और 1 बहन होते हैं। उन सब में मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरा छोटा भाई राजेश तोमर है। राजेश तोमर जो कि अभी प्रेजेंट में जबलपुर में है, एरिया बिजनेस मैनेजर की पोस्ट में कार्यरत है और कंपनी का नाम है एल्केन लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहा है। इसके पहले मेरा भाई जो है भोपाल में जॉब कर रहा था सिप्ला कंपनी में और लगभग 10 से 11 साल जो है अपनी कंपनी में जॉब किया सिप्ला कंपनी में। और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम है रागनी तोमर। मेरी छोटी बहन हाई सेकेंडरी गवर्नमेंट कॉलेज बरही में जो है स्कूल में जो है एज ए टीचर की पोस्ट में पढ़ा रही हैं, 11वीं 12वीं में पढ़ा रही हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे पापा जी भी जो है गवर्नमेंट में हैं, मेरा छोटा भाई भी जॉब कर रहा है, मेरी छोटी बहन भी जॉब कर रही है, तो मैं बिजनेस लाइन में कैसे आया? तो उसकी एक लंबी कहानी है, उसको मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बिजनेस के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। बिजनेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं हमारे समाज में, जो पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एडवाइस दूंगा या थोड़ा सा जो है उनके बारे में बताऊंगा। हमारे समाज में जो भी अभी प्रेजेंट में बिजनेस कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो जो है थोड़ा सा अपने बिजनेस में ग्रोथ करें, इम्पोर्टेंस बढ़ाएं, अपने समाज का जो है नाम रोशन करें। उसके लिए क्या करें कि जो हमारा दुकान है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, उसको जो है अपन थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सोचें और उसको जो है अपन इम्प्रूव करें, अपनी शॉप को जो है बढ़ाने की कोशिश करें और अपने समाज का नाम रोशन करें। उससे क्या है कि अगर हम अपने दुकान से 10% भी, अपनी आय का 10% भी अपनी दुकान में इंक्रीमेंट के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए अपन जो है सोच रहे हैं, अगर बढ़ाने का प्रयास करें तो हमारी दुकान भी क्या है आगे बढ़ेगी। जिससे क्या है कि हमारा दुकान भी आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा और हमारी दुकान भी बहुत अच्छी दिखेगी। उससे क्या है आपका नाम भी रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा तो आपके समाज का भी नाम रोशन होगा। तो मेरी सलाह यही है कि जो पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने बिजनेस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जो अभी बिजनेस नहीं कर रहे हैं या जो अभी जो है स्टार्टिंग में बेरोजगार हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा नोट तैयार करके रखा है जिससे वो बिजनेस करने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले है सकारात्मक सोच और स्थिर मन। अगर आपकी सकारात्मक सोच है और स्थिर मन है तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए क्या है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले सकारात्मक सोच और स्थिर मन का होना बहुत ही जरूरी है। सकारात्मक सोच और स्थिर मन रहेगा तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। क्या है, स्टार्टिंग में बिजनेस करने के पहले, स्टार्टिंग में बिजनेस आप करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बहुत सारी समस्या अगर आएंगी तो क्या होगा, आपको वो समस्या बहुत ही मुसीबत समझ में आएगी।
मुसीबत समझ में आएगी तो क्या होगा, आप जो है धीरे धीरे उनसे भागने लगेंगे। और उससे अगर आप भागने लगे तो क्या होगा कि वो मुसीबत जो है, मतलब जो समस्याएं आप बिजनेस करने बैठे हैं तो क्या होगा, उसको आप छोड़ देंगे। इसलिए पॉजिटिव सोच और स्थिर मन का होना बहुत जरूरी है। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे समाज के संस्था अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा के संस्थापक स्वतंत्रता संग्रामी श्री शामले प्रसाद जी आर को सादर प्रणाम करता हूँ। शायद मैं भूल गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और तो मैं बता रहा था कि बिजनेस के बारे में, जिसको बिजनेस करना है या बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे 10 से 15 पॉइंट जो है नोट करके रख लें। सबसे पहले सकारात्मक सोच। अगर आपकी सकारात्मक सोच है और स्थिर मन है, स्थिर मन का तात्पर्य यह है कि आप सोच चुके हैं, मन को स्थायी कर चुके हैं कि आप जो है अब बिजनेस ही करेंगे। ये नहीं कि आपको जॉब भी करना है, ये जॉब के बारे में सोच रहे हैं पर जबरदस्ती आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे में बिजनेस नहीं हो पाएगा। जब पूर्ण रूप से आप बिजनेस में समर्पित हो जाएंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, तभी आप जो है बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरा मेन पॉइंट ये है कि अपने इंटरेस्ट का बिजनेस चुनें। अभी क्या है, आप प्रेजेंट में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल है, कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले यह है सकारात्मक सोच और स्थिर मन। उसके बाद सेकंड जो आता मेन पॉइंट है, अपने इंटरेस्ट का बिजनेस चुने, जो आपका मन हो, जिसमें आपको लगाव हो, जिसमें आपकी इच्छा हो, वही बिजनेस चुने। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त जो है कोई कपड़े की दुकान डाला है, ठीक है, कोई पान का टपरा डाला है, कोई मनिहारी की दुकान डाला है, तो आप दूसरों को देख के जो है बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे में बिजनेस कभी नहीं हो पाएगा। क्या आप बिजनेस में जबरदस्ती तो नहीं उतरे हैं? क्या है, कोई जोर जबरदस्ती से तो पापा जी बोले क्या रहे ये वाला बिजनेस करो, चाचा जी बोले ये वाला बिजनेस करो, ऐसे में बिजनेस नहीं। आप अपने मन से पहले मन में ठान लेंगे कि हाँ आपको यही बिजनेस करना है, ये बिजनेस में आपका मन है, रुचि है, वही बिजनेस आप करें। आप अपने मन की सुने, ना कि दूसरे की सुने। करें सबकी, मतलब क्या बोलते हैं, सुने सबकी और करें अपने मन की। तो बिजनेस शुरू करने लेकिन क्या है कि कई बार क्या होता है, लोग दूसरे की कॉपी करते हुए बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें उस काम करते हुए बोरियत महसूस होती है और वो अपने बिजनेस को जो है वहीं खत्म कर देते हैं। बोरियत महसूस होती है इसलिए क्योंकि उनका मन नहीं लगता है बिजनेस में, और जब मन नहीं लगेगा, लगाव नहीं होगा, तो बिजनेस सक्सेस भी नहीं होगा। जैसे मेरा आप देखिए, मैं अपना बिजनेस जो है अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, जो मेरा मन था मैंने वही बिजनेस स्टार्ट किया। और बिजनेस जॉब से बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि जॉब जो होती 6 घंटे की होती है, 8 घंटे की होती है, और दूसरी की जॉब है, प्रॉफिट हो या ना हो, वो उस बिजनेस में, मतलब जॉब में जो है उसका प्रॉफिट है, मतलब लॉस उसका है, प्रॉफिट अपना। पर बिजनेस अपना जो है हमारा ही लॉस होगा, हमारा ही प्रॉफिट होगा। मन बहुत है, जैसे मन जो है पढ़ाई में जैसे हो गया, मान लो एग्जांपल देंगे पढ़ाई का, अगर किसी लड़के का मन अगर पढ़ाई में है तो ऑटोमेटिक वो फर्स्ट डिवीजन पास होगा। अगर मन नहीं है उसका पढ़ाई में तो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा, या तो बहुत गिरी स्तर में पास होगा। तो सबसे पहले तो यही है सकारात्मक सोच और स्थिर मन। सेकंड है अपने इंटरेस्ट का बिजनेस चुने, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका मन हो, वही बिजनेस चुने, ठीक है। और तीसरा आता है शुरुआत में, जब आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस आप कर भी रहे हैं, अब बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो शुरुआत में कम बजट से करें। बिजनेस जो है कम बजट से स्टार्ट करें। मान लिया आपके पास जो है 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो ये नहीं कि आप मार्केटिंग करने गए हैं तो 5 लाख का माल सामान जो है खरीद के ले आए, फिर उसके बाद क्या आपके पास बचा, क्या, कुछ भी नहीं। तो आप 50-50 हजार रुपए का सामान खरीदें और फिर देखिए रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। 50 हजार का सामान खरीद लिए, उसके बाद फिर देखिए कि रिस्पॉन्स अच्छा है तो और सामान खरीद लिए, फिर धीरे धीरे और सामान खरीद लिए। तो शुरुआत में कम बजट करें। उसके बाद चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुखी लोगों से दूरी बना के रखें। दुखी लोगों से दूरी बना के रखेंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे, और दुखी लोगों से नजदीकियां बना के रखेंगे, दुखी लोगों के साथ ज्यादा संपर्क में रहेंगे
तो हमेशा आपको दुख भरी कहानी सुनाएगा। अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे यार मेरे साथ वैसा हो गया। तो धीरे धीरे आप भी दुखी हो जाएंगे। जब आप दुखी हो जाएंगे तो ना आपका पढ़ाई में मन लगना है, ना आपका जॉब में मन लगना है, ना आपका बिजनेस में मन लगना है। तो सक्सेसफुल अगर आपका होना है तो दुखी लोगों से अभी दूर हो जाएं, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। और बिजनेस करना है तो 5वां पॉइंट है, हर किसी से अपने बिजनेस की चर्चा ना करें। हर किसी से अपने बिजनेस की चर्चा ना करने का तात्पर्य है कि अपने बिजनेस प्लान और आइडिया के बारे में ऐसे लोगों के साथ चर्चा ना करें जिन्हें बिजनेस का ABCD भी ना आता हो। वो इसलिए कि आप उनको अपने आइडिया बताएंगे ना, बिजनेस का आइडिया बताएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको हमेशा निगेटिव थिंकिंग देंगे, पॉजिटिव तो देंगे नहीं, क्योंकि बिजनेस के बारे में उनको ABCD भी नहीं पता है। तो आपको हमेशा निगेटिव थिंकिंग देंगे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ अपना बिजनेस प्लान और बिजनेस आइडिया ना दें जिनको बिजनेस का कुछ भी ना पता हो, क्योंकि आप जो है फिर धीरे धीरे क्या डिप्रेशन में आ जाएंगे। डिप्रेशन में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक डिप्रेशन आदमी जो है कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, ना जॉब कर सकता, ना जॉब बिजनेस कर सकता, क्योंकि वो डिप्रेशन में है इसलिए। और उसके बाद अपन आता है ईगो का त्याग करें। ईगो का त्याग करने का तात्पर्य ये है कि जैसे क्या है, थोड़ा सा बिजनेस में सक्सेस मिली, थोड़ा सा बिजनेस में सक्सेस हुई तो वो क्या ईगो में आ गया, हम तो बहुत बड़ी सक्सेस में हो गए हैं। तो ईगो का त्याग करना बहुत ही जरूरी है। स्टार्टिंग में ईगो का इसलिए भी आ जाता है कि जैसे कोई कस्टमर आया तो सोचते हैं कि हम क्यों उठें, हम उनसे क्यों उठें, हम तो ईगो वाले हैं भाई, हम तो हमारे पास पैसा भी है, जॉब भी है, बहुत ये कर रहे हैं। तो ईगो अगर लाएंगे तो ईगो वाला आदमी कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता है। कोई भी फील्ड हो, जब जॉब में हो, जब पढ़ाई में हो, ईगो अगर आप लाएंगे तो सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए ईगो का त्याग अवश्य करें। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप निश्चित कर लें कि आपकी शॉप जो है कितने बजे से कितने बजे तक खुलेगी। अगर आप अपनी दुकान जो है 9 बजे से ओपन करते हैं तो 9 बजे ही खुलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे यार आज हम सोएंगे, मन नहीं कर रहा है, नींद आ रही है तो हम 10 बजे खोलेंगे, हमारी तो दुकान है भाई, कौन जॉब से निकालने वाला है, कौन कुछ करने वाला है, ऐसा बिल्कुल ना करें। टाइम निश्चित कर लें कि हमारी दुकान अगर 9 बजे खुलने वाली है तो 9 बजे ही ओपन करें। और दुकान का टाइम अगर क्लोज करने का है, बंद करने का है 8 बजे, अगर आप 8 बजे बंद करें तो 8 ही बजे बंद करें, चाहे कस्टमर आए या ना आए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट ये भी है कि जैसे आपके दुकान के टाइम में दोस्त लोग आ गए, चलो भाई अपन घूमने चलते हैं, चलो भाई आज यहाँ जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दुकान को बहुत ही इम्पोर्टेंस दें, उसी से आपका जो है मेन सार है। उसके बाद आता फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट ये है कि आप अपना बिजनेस अकाउंट और सेविंग अकाउंट अलग अलग रखें। जैसे पर्सनल आपको साबुन खरीदना है, पर्सनल आपको कुछ भी खरीदना है, सामान पर्सनल खरीदना है तो सेविंग अकाउंट से करें। और आपको व्यापारी को पैसे देना है तो वो जो है करेंट अकाउंट से ही करें, कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब फाइनेंस अकाउंट से मतलब ये भी है कि आप थोड़ा बहुत बना के रखें। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो 50,000 1 लाख रुपए आप दबा के रखें, या किसी से ऐसा रहे कि आपको अगर जरूरत पड़ गई 1 लाख की तो किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, भाई बहन से आप ले सकें। तो वो बहुत ही जरूरी है। फाइनेंस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों आप अगर मेंटेन कर लिए हैं तो आप हमेशा और सक्सेस होंगे ही होंगे। उसके बाद होता है ग्राहक को प्राथमिकता दें। ग्राहक कहे बोलते हैं ना अपन, ग्राहक जो है दुकानदार के लिए ग्राहक भगवान के समान होता है। जैसे हमारे होते हैं कि मेहमान भगवान के समान होते हैं, तो मेहमान आते हैं तो हम उनका स्वागत सत्कार करते हैं, चाय नाश्ता खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं। वैसे ही दुकानदार के लिए ग्राहक भी एक भगवान के समान है। तो ग्राहक को पहली प्राथमिकता दें। ग्राहक अगर आया तो उसको आप पूछें कि क्या चाहिए सर जी, और उसकी ज़रूरत को पूरा करें। मतलब ग्राहक को संतुष्ट करना आपकी
मतलब आपको ही करना पड़ेगा, नहीं तो ग्राहक अगर असंतुष्ट हो गया तो दोबारा आएगा नहीं आपके शॉप में। तो ग्राहक को पहली प्राथमिकता दें। और ये है कि जैसे आपके दुकान में कोई कस्टमर आ गया, ठीक है, वो कस्टमर ग्राहक एक ही है। कस्टमर अगर आ गया आपके दुकान में, कोई दोस्त आ गए, तो ऐसा नहीं कि आप ग्राहक को छोड़ के अपने दोस्त से हेलो हाय कर रहे हैं। कोई रिश्तेदार आ गए हैं तो ग्राहक को छोड़ के आप वहां जा रहे हैं बाहर रिश्तेदारी निभाने, तो इस तरह में बिजनेस कभी नहीं हो पाएगा, न दुकानदारी चलेगी। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ग्राहक को प्राथमिकता दें। उसके बाद जो है मीठा बोलें। आप बिजनेस चलने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीठा बोलना। अगर आप मीठा बोलेंगे, व्यवहार आपका अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिक जो कस्टमर जो है आपके पास आएंगे, और 10 कस्टमर को जोड़ेंगे। ये रूल है कि एक कस्टमर 10 कस्टमर को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। अगर आप गाली गलौज कर रहे हैं किसी कस्टमर के साथ, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो वो जरूर से जरूर 10 से 20 कस्टमर आपको बिगाड़ेगा। अरे यार मैं तो उसके यहाँ गया था, वो जो है मेरे साथ लड़ने नहीं लगा यार। तो ऐसा कभी ना करें। अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपका नाम होगा और आपकी दुकान की सेल बढ़ेगी। उसके बाद है अपना मार्केटिंग जोरों से करें। जितनी ताकत हो सके अपनी दुकान का प्रचार उतना जोर से करें। दुकान हो या बिजनेस हो या जिस फील्ड में भी हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं? अपने बिजनेस का विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, थैला बनवा सकते हैं, और फेसबुक वगैरह बैनर हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप हो गया। अपने बिजनेस के बारे में आप चर्चा करते रहें, अपने दोस्तों से चर्चा करते रहें और रिश्तेदार से चर्चा करते रहें कि हाँ हमारा ये बिजनेस है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ये हमेशा चलता रहेगा, सक्सेस है। तो जितना भी आप मार्केटिंग जोरों से करेंगे उतना आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि जैसे आप देख लें, कोलगेट हो गया, बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है, पर वो आज भी टीवी में ऐड आता है उसका। कोई भी प्रोडक्ट हो गया आप टीवी में देखेंगे, उसका बहुत ही पुराना प्रोडक्ट होता है, पर उसके बाद भी वो जो है अपने मार्केटिंग जो है जोर शोर से ही करती है। जितना मार्केटिंग करेंगे उतनी आपके दुकान की सेल बढ़ती ही जाएगी, और सेल बढ़ेगी तो आप बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे तो आपका नाम बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा तो समाज का नाम बढ़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट है समाज का नाम बढ़ना, वो बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है गुडविल। गुडविल का मतलब यह है कि अपनी दुकान की इमेज बना के रखें, क्वालिटी मेंटेन करके रखें। क्या आपने 1 साल बहुत ही मेहनत की, 2 साल बहुत मेहनत की, आपका जो है नाम हो गया, तो आप जो है उसको नाम को जो है बरकरार रखने के लिए गुडविल बनाए रखना बहुत जरूरी है। गुडविल ऐसा भी है कि जैसे देखिए, आपके 100 में से कभी कभार हो जाता है कि आपने कोई प्रोडक्ट दिया कस्टमर को और वो प्रोडक्ट हो गया खराब, ठीक है, खराब निकल गया बाई चांस या जैसे भी हो गया, बहुत ही किसी कारण से खराब हो गया। वो कस्टमर आया आपके पास, मतलब भैया ये तो यार बहुत ही खराब है, एक्सपायरी डेट दे दिया है, ये खराब है। तो आप उससे क्या बहस करने लगे, नहीं यार मैं तो बहुत अच्छा दिया था यार, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप धीरे धीरे क्या है उससे लड़ने लगेंगे, जिससे क्या होगा आपकी दुकान की इमेज हो जाएगी डाउन। तो वो डाउन नहीं होने देना। आपको करना है 100-200 रुपए के पीछे आप जो है अपनी दुकान का इमेज डाउन कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप जो है उसको चेंज करके दे दें। आप तुरंत उसको चेंज करके दे देंगे ना, तो कस्टमर हो जाएगा खुश कि चलो भैया हमारा जो है दुकानदार ने हमारा जो है प्रोडक्ट जो है तुरंत चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद होता है खरीदी करने का तरीका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी सेल बढ़ाने के लिए या भी अपनी दुकान को चलाने के लिए। क्या है, आप अगर सस्ता सामान खरीदेंगे तब तो आप सस्ता सामान आप अपने कस्टमर को दे पाएंगे। कस्टमर आपके पास बार बार क्यों आएगा? जब दूसरी दुकानदार से आप 2 पैसे सस्ते में देंगे तभी तो बार बार आएगा। ऐसे तो नहीं आएगा आप 10 की चीज 12 रुपए में दे रहे हैं तो आपके पास क्यों आएगा, वो उसी के पास चला जाएगा। या वो 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोई बहुत दूर से आते हैं, 50-50 किलोमीटर से आते हैं। हमारी दुकान तो ऐसी है कि बहुत दूर दूर से भी आते हैं। जब हमको 4 दुकान से सस्ता नहीं देंगे तो हमारी दुकान क्यों आएगी? इसलिए अगर आप खरीदी अच्छा करेंगे, खरीदी सस्ता करेंगे, तो आप सेल भी अच्छा कर पाएंगे।
तो खरीदी करने का तरीका एक ये भी है, जैसे आपके सामान, जैसे कोई लिस्ट डाउन हो रही है, मतलब जैसे कि शॉर्टेज हो रही है सामान, तो आप लिस्ट बना लें। फिर लिस्ट आप जैसे बना रहे हैं 10-15 चीज़ों की, फिर उसको क्या करें, आप 4 व्यापारियों से मिला कर रखें कि हमको सेम प्रोडक्ट ये व्यापारी कितने में दे रहा है और दूसरा व्यापारी, मतलब 4 जगह मिला के रखें। तो जो व्यापारी सबसे सस्ता दे और क्वालिटी अच्छे दे, आप उसे से ही सामान या लेन देन करें, क्योंकि सस्ता सामान आप खरीदेंगे तो आप सस्ता सामान बेचेंगे, और सस्ता सामान आप बेचेंगे तो आपकी सेल 4 गुना बढ़ेगी। और एक कस्टमर, याद रखिए, 10 से 15 कस्टमर को जोड़ता है, ये तो रियल है। तो खरीदी करने का तरीका आप अगर अच्छा है तो आपकी दुकान सक्सेसफुल होगी ही होगी। उसके बाद उधारी। उधारी जो है ना, दुकानदार की कमर तोड़ देती है। कई लोग बोलते हैं यार उधार में ही बिजनेस चलना है, उधार नहीं देंगे तो दुकान नहीं चलेगी। ऐसा नहीं, ये बहुत पुरानी प्रथा हो गई। आप अगर 10 व्यापारी को भी, 10 कस्टमर को अगर उधारी दे रहे हैं तो पता चला 5 लाख का उधारी हो गई। अब 5 लाख हमारा वहीं पर फंसा हुआ है। फिर हम तो बिजनेस स्टार्ट किए हैं ना, हम तो बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो हम अगर 5 लाख का उधारी पहले से ही बांट देंगे तो हमारे पास पैसा कहाँ से आ गया। हम तो ये सोच के बिजनेस कर रहे हैं कि हम 5 लाख का माल खरीदे हैं, 5 लाख का माल खरीदे हैं तो हम ये सोचे हैं कि 5 लाख का हमको 6 लाख बनाना है, 5 लाख से 6 लाख बनाना है, 6 लाख से 7 लाख बनाना है, 10 लाख बनाना है, 20 लाख बनाना है। जब हम 5 लाख का उधारी दे के बैठेंगे, 5 लाख हमारे पास रिटर्न नहीं है, तो हम खरीदी कैसे करेंगे। और जब खरीदी नहीं करेंगे तो आपके पास दुकान में सामान कहाँ रहेगा। तो बहुत जरूरी है उधारी कम से कम दें। ऐसे लोगों को उधारी दें जो आपको 1 महीने के अंदर पैसे दे दें। क्या कई लोग रहते हैं दूर दराज से आते हैं, भैया बहुत प्यार प्यार से बात करते हैं कि हाँ भैया हम आपको परसों दे देंगे पैसा, ये जो है आपको पैसा कल दे देंगे। उससे क्या होता है, वो कस्टमर दोबारा आपके दुकान आता ही नहीं है। बहुत बार हो चुका, मेरे साथ भी हो चुका, आपके साथ भी होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके साथ भी होगा कि वो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। वो ये सोचेगा कि हम जो है इनके दुकान में आ जाएंगे तो पिछला पैसा देना पड़ेगा, तो वो जो है कभी भी आपके शॉप नहीं आएगा। तो उधारी कम से कम दें। उनको लोग को उधारी दें जो आप उनका घर जानते हैं, जैसे कि हमारा पड़ोसी हो गया, 4 घर छोड़ के हो गया, या हम उनका घर जानते हैं, हम उनसे अच्छे से परिचित हैं। आप अगर किसी भी कस्टमर के 10 बार लड़के को भेजेंगे कि जा उसके पास पैसे लेके आ, तो उसको ऑटोमेटिक शर्म आएगी और वो आपको पैसे देगा। पर आप ऐसे कस्टमर को उधार देंगे जिसके बारे में आप जानते ही नहीं, ABCD भी नहीं जानते कि वो कहाँ का है। नाम जानते हैं, नाम से कुछ भी नहीं होता। मोबाइल नंबर जानते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता। वो फ़ोन उठाएगा ही नहीं, ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। उठाएगा भी तो बोलेगा हाँ हम देते हैं, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ गई। अब उधार देने के बाद कस्टमर में जितनी भी प्रॉब्लम आती वो आपको पता चल जाएगी कि भैया आज तो मेरे साथ ऐसी घटना हो गई, भैया मेरे साथ तो आज वैसी घटना हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, आप ही मेरे को उधार दे दीजिए नगद पैसे। ऐसा होता है, आप उधार देने के बाद में आपको और पैसे दे देंगे तब उनका काम चलेगा। उधारी टोटल बंद कर दें, जितना हो सके नगद काम करें। नगद काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, ये 100% बात है। उसके बाद है बिक्री। बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए हैं तो उसको 10-15 दिन के अंदर ये सब सेल कर दी। भला 10% में करें, 20% में करें, जितना सेल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, प्रॉफिट है। उसके बाद है खरीदी और बिक्री करने का हिसाब। आप जितनी की खरीदी करते हैं उसका आप हमेशा बना के रखें कि हाँ हमने इतने की खरीदी किया और इतने की बिक्री किया, हमको इतना प्रॉफिट हुआ। मतलब महीने में हमेशा कैलकुलेशन बना के रखें कि हाँ हमारा इतना महीने में प्रॉफिट हुआ, लॉस तो नहीं जा रहे हैं। अगर प्रॉफिट है आपका तो आप सक्सेसफुल हैं। तो ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट को आप फॉलो करेंगे तो 100% सक्सेस ही होगा। सबसे पहले है, अगर आप बिजनेस में उतरे हैं तो 2 चीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एक तो सकारात्मक सोच और स्थिर मन।
अगर मन स्थिर रहेगा तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे सक्सेस हो जाएंगे। चाहे जॉब में जाना हो तो जॉब में सक्सेस हो जाएंगे, पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई में सक्सेस हो जाएंगे। और बिजनेस के लिए तो ज़रूरी ही है स्थिर मन का होना। उसके बाद अपने इंटरेस्ट का बिजनेस चुनें। अपने इंटरेस्ट का बिजनेस चुनेंगे, मन अगर कहीं भी लग जाए, एक बार अगर मन लग गया पढ़ाई में, खेल में या बिजनेस में, तो वो सक्सेस ही होगा। किसी भी फील्ड में अगर मन लग गया तो सक्सेस ही होना है। और बिजनेस में तो है शुरुआती में कम बजट करें। क्या शुरू में आदमी इकट्ठा बल्क में खरीद लेता है, फिर वहीं पर डूब जाता है। और दुखी लोगों से दूर ही रहें, ये तो मेन पॉइंट है। किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस होना है तो दुखी लोग से दूर रहें, नहीं तो आप भी दुखी हो जाएंगे। क्या अगर एक कोटरी है, ठीक है, उसमें अगर एक सड़ा सेव है तो धीरे धीरे वो जितने भी सेव है ना, अच्छे खासे सेव, वो भी सड़ जाते हैं। इसलिए दुखी लोग से आज ही दूर हो जाएं कि हमारे ये दुखी दोस्त हैं तो उनसे दूर रखें। दुखी लोगों से मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि आप दुखी लोगों की मदद न करें, मदद आप जरूर करें पर ज़्यादा क्लोज ना हो, दूरी बना के रखें। ये आपके पॉइंट है। और कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप बाद में कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। उसके बाद मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा पूरा बचपन बरही में किराए के मकान में बीता। किराए के मकान में इसलिए बीता कि मैं बरही का प्रॉपर नहीं हूँ, या बोल सकते हैं कि मैं बरही का पुश्तैनी नहीं हूँ। मेरा बरही जो है पुश्तैनी नहीं है। मेरा पुश्तैनी गांव जो है करही गांव है। करही जो पड़ता है अमरपाटन से 10 किलोमीटर दूर, करही गांव जो है अमरपाटन और रीवा रोड के बीच में स्थित है करही गांव। वहीं से मेरा मतलब पुश्तैनी मेरा वहीं पर है। मेरा दादाजी का जो नाम है स्वर्गीय राम प्रताप तोमर, और मेरी दादी जी का जो नाम है दसमतिया कचेर। हम शुरू से ही कचेर हैं, आज भी कचेर हैं, नाम चेंज हो गया, सरनेम चेंज होता रहता है। और मेरे दो चाचा जी हैं, मेरे जो सगे चाचा जी हैं, दो चाचा जी हैं। एक है दिनेश तोमर जो गढ़ में रहते हैं, उनकी भी अच्छी खासी जॉब बिजनेस है, मनिहारी की बिजनेस है। और हमारे दूसरे चाचा जो है संतोष तोमर, वो करही गांव में ही हैं। वो शुरू से ही करही में है, आज भी करही में है। मेरे पापा जी बरही में आ गए थे और मेरे जो चाचा जी हैं वो गढ़ में चले गए थे। मेरे पापा जी जो है अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं और वो आज बरही में नगर परिषद बरही में जो है बड़े बाबू के पोस्ट में कार्यरत हैं। अब मैं बताना चाहूँगा अपनी मम्मी के बारे में। मेरी मम्मी का नाम सुलोचना तोमर है और मेरी मम्मी जो है चंदिया से हैं। हमारे यहाँ बरही से 40-50 किलोमीटर के दूर में स्थित है चंदिया, वो भी डिस्ट्रिक्ट ही है। और मेरे मामा जी का नाम है हरीलाल गदोलिया, और मेरे नाना जी जो होते हैं उनका नाम है स्वर्गीय बसंत लाल गदोलिया, जो एक प्रिंसिपल के रूप में प्रिंसिपल ही थे और अच्छा खासा उनका अपने समाज में नाम था। अब मैं आता हूँ अपनी शिक्षा के बारे में। मेरी शिक्षा जो हुई है पूरे बरही में ही हुई है। फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक, मैं पहली से लेकर 5वीं तक मैंने जो है विवेकानंद स्कूल बरही में ही से ही उत्तीर्ण की है। फिर उसके बाद मेरा चेंज हो गया, 6वीं से 8वीं तक नगर पालिका स्कूल में जो है मैंने पढ़ाई प्राप्त की। फिर 9वीं क्लास से 10वीं क्लास तक जो है मैंने सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से प्राप्त की। आप अब अगर जो है अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम में, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप सरस्वती स्कूल में ही आप पढ़ाएं। सरस्वती स्कूल बहुत ही अच्छा है, संस्कार भी देगा, पढ़ाई भी देगा और आपका बच्चा जो है सक्सेसफुल होगा। सरस्वती स्कूल सबसे बेस्ट है। आप अगर हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं तो सरस्वती स्कूल में ही दाखिला दें। उसके बाद 11वीं और 12वीं जो है मैंने सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। हाई सेकेंडरी स्कूल बरही में ही है, वहाँ से प्राप्त की। और हमारे जो है मेन एक टर्न होता है 10वीं के बाद हमको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। वो जो है बहुत मेन पॉइंट है, आपको किस फील्ड में जाना है वही सब्जेक्ट चूज करते हैं। मतलब वही जो सब्जेक्ट जो है डिपेंड करता है कि आप जो सब्जेक्ट लेंगे उसी फील्ड में आप जाओगे। आर्ट लेना है तो आप आर्ट के फील्ड में जाओगे, साइंस लेना है तो साइंस के फील्ड में जाओगे। अब उस समय क्या था, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, बायो लूँ कि मैथ लूँ
कि आर्ट लूँ। मेरे को नॉलेज नहीं था उस समय उतना ज़्यादा। तो मैंने डिसाइड किया था कि 10वीं क्लास में जिस सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिस सब्जेक्ट में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे मैं वही सब्जेक्ट ले लूँगा। तो मेरे 10वीं क्लास में मैथ में ही सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, 88 नंबर आए थे आउट ऑफ 100, 88 नंबर आए थे। तो मैं जो है मैथ सब्जेक्ट ले लिया। मैथ सब्जेक्ट लेने का दूसरा रीज़न ये भी है कि मैथ मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगता था, उसमें मन भी लगता था। मैथ में ये है कि थोड़ा सा आप समझ लो, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर अच्छे से समझ लिए हैं तो आप मैथ सब्जेक्ट जो है अच्छे से बनने लगेगा। तो मेरी क्या है, स्कूल की पढ़ाई यहाँ तक समाप्त हो गई। उसके बाद हो गया हम लोग का कॉलेज जाना है। अब कॉलेज जाना है तो हम लोग दोस्त लोग हम लोग मिलते थे तो यही सोचते थे कि अब कई लोग बोलते थे हम लोग आर्ट लेंगे, कई लोग सोचते थे कि हम लोग जाएंगे बाहर। अब मेरा डिसीजन ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, कि मुझे बाहर जाना है कि यहीं पढ़ना, बीए करना है। तो उस समय क्या था, इंजीनियरिंग का बहुत ही ज़्यादा क्रेज था। और मैं क्या था, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा 24 घंटे में से तो 12 घंटे क्रिकेट ही खेलता था। उसके बाद यहाँ घूमना, वहाँ घूमना, यहाँ पिकनिक मनाना, वहाँ पिकनिक मनाना। तो मेरे पापा जी ने देखा कि ये लड़का जो है अब जो है बिगड़ जाएगा, इसको जो है कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा। तो मेरे पापा जी ने डिसाइड किया कि इसको बाहर ही भेजना है, बरी में रखना ही नहीं है। कह कि मेरे दोस्त जितने भी थे सब करोड़पति थे, हम लोग थे मिडिल क्लास के। तो मेरे पापा जी ने डिसाइड किया कि इसको जैसे तैसे बाहर भेजो, नहीं तो यहाँ बरी में तो बिगड़ने ही वाला है। तो मेरे पापा जी ने मेरे को इंजीनियरिंग कराई जबलपुर से। जबलपुर मैंने ही चूज किया था। क्या होता है कि पहले हम लोग से बरही से जबलपुर ही पास पड़ता है, उसके बाद भोपाल, उसके बाद जो है इंदौर पड़ता है। तो मैंने जो है गुरु रामदास खालसा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जबलपुर से जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। अब उसके बाद आता है, अब यहाँ पर कॉलेज भी ख़त्म हो गया, स्कूल भी हो गया अच्छे खासा, और कॉलेज भी हो गया। अब उसके बाद जो इंजीनियरिंग भी हो गई। तो इंजीनियरिंग के बाद आता है एक मोड़ कि अब क्या करना है। इंजीनियरिंग के बाद एक आदमी साइड में खड़े हो जाते हैं कि हम कब करना क्या है। अब मेरे जो है कॉलेज के कई दोस्त सोचे, 20% तो ऐसे थे जो आगे पढ़ाई करना चाह रहे थे, उसमें से 30% ऐसे लोग थे जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे कि हमको अब जो है गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे, अच्छी पोस्ट में जाएंगे। तो वो जो है गवर्नमेंट की तैयारी करने लगे। और मेरा तो डिसाइड हो गया था कि अब आगे पढ़ना ही नहीं है। मेरा पढ़ने से मूड हो गया था खराब कि मैं अब काफ़ी पढ़ चुका हूँ, बहुत पढ़ चुका, कब तक पढ़ेंगे आप। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जो है जॉब ही करना है। तो जबलपुर के बाद मैं आ गया घर, बरही आ गया। उसके बाद बरही में हमारे एक भैया रहते हैं, वो इंदौर में अच्छी खासी पोस्ट में जॉब कर रहे थे। इंदौर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर जॉब कर रहे थे। तो मेरी उनसे बात हुई, चर्चा हुई कि भैया मेरा भी जॉब लगा दीजिए, ऐसा वैसा करके मेरी उनसे फ़ोन में बात हुई। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, इंदौर आ जाओ, तो हम आपकी जॉब लगा देंगे। तो मैं क्या है इंदौर आ गया। मेरे स्कूल के दोस्त जो हैं इंदौर में ही रहते थे, 10-15 लोग रहते थे। तो मेरा तो एक बहाना भी था कि चलो इंदौर अपन घूम आएंगे, थोड़ा सा मन भी हल्का होगा, अच्छा भी लगेगा। तो मैं क्या है इंदौर चला गया। इंदौर में मैंने 20 दिन बिताए। 20 दिन में सिर्फ मैंने एक ही दिन इंटरव्यू देने गया, बाकी दिन मैं घूमता रहा। हम लोग क्या इकट्ठे बैठ जाते थे और प्लानिंग बनाते थे कि हमको कल कहाँ घूमने जाना है, वाटर पार्क जाना है, आज ये एरिया जाना है, आज वो एरिया जाना है, आज ये मॉल जाना है। ये मतलब नेचर होता है कि फर्स्ट टाइम आप बाहर जा रहे हो तो घूमने फिरने में ज़्यादा मन लगता है। तो मैं एक बार गया कि चलो अब मेरे को जो है जिस काम से आया था वो काम होना चाहिए, अब मेरे को इंटरव्यू देने जाना है। तो मैं एक दोस्त के साथ गया क्या है इंटरव्यू देने। तो मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट हो गया था कंप्लीट, जॉब भी मेरी फिक्स थी।
पर क्या है, मैं सुबह 9 बजे से गया इंटरव्यू देने प्लांट में एक, और तो वो इंटरव्यू इतना लंबा खिंच गया कि वहाँ पर मेरे 2 बज गए। उसके बाद सामने वाले ने कहा कि आप जो है लंच कर लीजिए, फिर हम 4 बजे इसके बाद फिर इंटरव्यू करेंगे या फाइनल डिसीजन करेंगे और असाइन वाइन करवाएंगे कि आपको कैसे जॉब करना है, कब से आना है। तो मैं थक गया था काफ़ी कि यार सुबह से आया हूँ, अब इंटरव्यू दे दिया, अब उसके बाद अब क्या करें। और मेरा एक दोस्त जो है 5-6 घंटे से बाहर इंतज़ार कर रहा है। तो उस समय मेरे को समझ में नहीं आया कुछ, मैं कहा कि मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं करना चाहो। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर इंदौर काफ़ी घूम लिया, उसके बाद आ गया मैं घर, बरही आ गया। फिर बरही से मेरी एक दोस्त से बात हुई, गुजरात में मेरा एक दोस्त रहता है वापी। वापी में क्या है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो उसने बताया कि भाई यहाँ पर बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, तुम्हारी तुरंत जॉब लग जाएगी, आप आ जाओ यहीं पर। तो मैं क्या है, बरही से चला गया गुजरात, गुजरात से चला गया वापी। वापी में तो गुजरात में ही वापी है, इंडस्ट्रियल एरिया। तो वहाँ 1 हफ्ते तक ऐसे ही चला जाता, कहीं भी कोई भी नई जगह जाओ तो 1 हफ्ते तो आदमी घूमने फिरने में बिता देता है। फिर मेरे घर से फ़ोन आ गया कि मेरे छोटे भाई के पैर में कुछ लग गया है, तो आप आ जाओ जबलपुर, जबलपुर में एडमिट कराना पड़ेगा, 10-15 दिन रहना पड़ेगा। तो मैं वहाँ गुजरात से भी छोड़ के आ गया जबलपुर। अब जबलपुर आ गया तो हॉस्पिटल में देखना है, भाई को भी देखना है। फिर हम लोग का पहले से ही फॉर्म हम भरे हुए थे, तो कॉलेज के थ्रू हम लोग का जो है, मेरा खासकर मतलब मेरा जो है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में जो है सिलेक्शन हो गया। और मेरे साथ जो है 5 लोग का और हो गया। वो खालसा इंजीनियरिंग कॉलेज के ही स्टूडेंट थे जो व्हीकल फैक्ट्री में हो गए, हम लोग साथ में थे। बहुत ही अच्छा जीवन बीत रहा था हम लोग का कि चलो भाई सरकारी जॉब में हो गया, रूम भी मिल रहा है, खाने को भी फ्री मिल रहा है और कैंटीन भी अच्छा खासा था। हम लोग तो 6 महीने तक ऐसे ही घूमते फिरते रहे प्लांट में, क्योंकि हम लोग क्या इंजीनियरिंग करके आए थे। तो हम लोग का बस एक कॉपी रहता था और नोट बनाना रहता है कि आप ये क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग को कोई काम नहीं देता था, तो हम लोग अधिकतर जो है कैंटीन में ही बिताते थे। वहाँ कैंटीन में आज कौन सा कैंटीन खुल गया तो वहाँ समोसा खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, ऐसा करते हैं। हमारा व्हीकल फैक्ट्री बढ़िया धूमधाम से बीता। फिर हमारा एक दोस्त था, वो हमारे दिमाग में कुछ भर दिया। उसने कहा कि देखो भाई, हमको पैसा कमाना है, सरकारी जॉब में पैसा नहीं है। और सत्य बात है, उस समय जो है सरकारी जॉब की सैलरी बहुत ही कम हुआ करती थी। अगर कोई नया बंदा गया है आर्मी में तो उसकी सैलरी 7 से 8 हज़ार थी उस समय। तो हम लोग को भी लगा कि हाँ यार, सरकारी जॉब में जो है पैसे भी कम हैं, तो हमको प्राइवेट जॉब करना है, एमएनसी में जाना है, उसमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो हम लोग क्या है, बीच में ही 1 साल भी नहीं हुए थे पूरे, बीच में ही हम लोग ने क्या किया कि व्हीकल फैक्ट्री को छोड़ दिया अधूरे में। मेरे पापा जी तो बहुत ही गुस्सा हो रहे थे कि क्यों छोड़ रहे हैं, ये है वो है, हो जाएगा परमानेंट, बढ़िया सैलरी भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है और पास में भी है। तो हम लोग का क्या घूमने का चस्का लगा हुआ था, तो हम क्या भाई इसी बहाने अपन पुणे घूम आएंगे। तो हम 8 से 10 लड़के इकट्ठा हुए, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा है, कोई वहाँ पर जॉब कर रहा है, उनकी भी जॉब छुड़वा के हम 8-10 लड़के चले गए कहाँ, पुणे। अब पुणे में हम लोग क्या है जॉब सर्च कर रहे थे। अब जॉब सर्च करना तो भूल जाओ, हम लोग बस घूम भाग रहे थे। हम लोग के जो है इंटरव्यू का भी बारी आती थी कि आप यहाँ पर जाओ इंटरव्यू देने, तो हम वहाँ भी नहीं गए क्योंकि वो छोटी कंपनी देते थे, अब एकदम से बड़ी कंपनी तो मिल नहीं जाएगी। तो नए नए जो स्टार्ट करते हैं ना जॉब, मतलब पढ़ाई के बाद जो रुक जाते हैं, उनका 2-3 साल ऐसे निकल जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो सोचने में निकाल देते हैं कि यार हम 15,000 की नौकरी क्या करेंगे, इतना तो हमारा, इससे ज़्यादा तो इंजीनियरिंग कॉलेज में खर्चा लगता था। तो इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाते। आप छोटी मोटी जॉब से स्टार्ट करो, क्योंकि आप जब स्टार्ट करेंगे ना जॉब, तो आप सीखने का पैसा ले रहे हैं, ना कि आप कुछ दे रहे हैं, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं ना, आपको तो पढ़ाई का नॉलेज है। तो उस प्लांट में, फैक्ट्री में क्या सीख रहे हैं उसका पैसा वो दे रहा है, मतलब सीखने का पैसा आप दे रहे हैं, तो आप तुरंत उसको कैच करें। इंजीनियरिंग के लड़कों के लिए खास बात यही है,
अधिकतर इंजीनियरिंग वाले लड़के इसलिए बेरोजगार हैं कि वो लोग जो है तुरंत जो है जॉब कैच नहीं करते हैं। बस वो सोचते हैं कि जब बहुत अच्छा 50,000 रुपये सैलरी देगा तब हम जाके जॉब करेंगे, नहीं तो ना करेंगे जॉब, हम घर में बैठे हैं ठीक है। तो वो बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है। तो मेरा गुजरात में ऐसे ही निकला, होटल में रुके थे, बढ़िया घूम फिर रहे थे, मज़ा आ रहा था बढ़िया। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ऐसे कब तक चलेगा, क्योंकि कॉलेज व्हीकल फैक्ट्री छोड़े भी मेरे को 1 महीने हो रहे थे, वही भी पुणे में। तो मैं कहा भाई जॉब छोड़ के आया हूँ और यहाँ भी जॉब लग नहीं रहा है, क्योंकि 8-10 लड़के हैं और सबकी सोच अलग अलग रहती है। कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो बोलते थे नहीं यार MNC में जाना, क्या 20,000 की नौकरी करने आया है, ये है वो है। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जो है पुणे छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे। उस समय क्या है, पावर प्लांट का मैंने अच्छा खासा नाम सुना था, पावर प्लांट में अच्छा पैसा भी था और बिजली जो बनती है हमेशा बिजली की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी हमेशा, और पावर प्लांट में अच्छा खासा पैसा था। तो मुझे पहला मौका मिला पावर प्लांट में जाने का, वो भी MP में जो है कोतमा में है, कोतमा स्थित है, MP में ही कोतमा है। तो वहाँ पर आर्या एनर्जी प्लांट है 12 मेगावाट का, वहाँ पर मेरे को इंटरव्यू देने को मिला। तो मैंने जो है इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया। फिर मैं वहीं पर तुरंत में ही मेरे को क्या इंटरव्यू के तुरंत दूसरे दिन ही जो है जॉब करना था, मतलब जो है पोस्टिंग करनी थी। तो मैं वहीं पर होटल लेके जो है वहीं पर स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट कर दिया, जो जॉब का फर्स्ट दिन था वो 9 बजे से लेके 6 बजे तक था। अब एक जगह बैठे रहना वो बहुत ही मुश्किल रहता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम तो भाई घूमते फिरते वाले आदमी हैं स्टार्टिंग में। तो जो पहला दिन बीता मेरा 6-7 घंटे का, वो बहुत ही मुश्किल रहा, लग रहा था कि छोड़ के चले जाएं। लंच तक ठीक था, उसके बाद बैठे बैठे बोरियत महसूस हो रही थी, लग रहा था बाहर जाएं, घुटन टाइप में लग रही थी। तो लग रहा था कि छोड़ के जाएं, पर ये भी लग रहा था अब कहाँ जाएं। तो जॉब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा घूम भी लिए, अच्छा खासा एंजॉय भी कर लिए। तो मैंने फिर वहीं रहने का डिसीजन लिया और वहाँ पर मैंने कोतमा में 2.5 साल अच्छे से काम सीखा, क्योंकि हमारा जो आर्या एनर्जी था स्टार्टिंग में कमीशनिंग प्लांट था, मतलब वो बन के तैयार होके बिजली उत्पन्न कर रही थी। तो हम लोग को बेसिक नॉलेज हो चुका था अच्छे से, और हम लोग ने बिजली भी स्टार्ट किया, प्लांट को सक्सेसफुल चलाया और अच्छा खासा नॉलेज हो गया। हमारे साथ में काम करने वाले लोग जो है सब सीख गए और इंटरव्यू दे दे के उससे बड़ी कंपनी में चले गए। अब ऐसे ही मेरा एक दोस्त था, टरबाइन चला रहा था, टरबाइन में DCS था, तो वो चला गया बोकारो में गया, तो बढ़िया 4 गुना ज़्यादा सैलरी भी मिल गई। और उसके बाद जो है जब वैकेंसी खाली हुई तो उसने मेरे एक और दोस्त को बुलाया कि आज जो है टरबाइन की वैकेंसी खाली है, आप आ जाओ इंटरव्यू देने। तो वो गया, उसका भी सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर मेरी बारी थी, उसने मेरे को फ़ोन किया कि अभी जो है बॉयलर की जो है, मैं क्या बॉयलर इंजीनियर था, तो बॉयलर के लिए मेरी वैकेंसी खाली है, आप आ जाओ। तो मैंने क्या किया कि घर में बताया कि मैं अब जो है यहाँ से कोतमा छोड़ना चाह रहा हूँ। अब वहाँ जाऊँगा, वहाँ अच्छी खासी सैलरी भी है, बड़ा प्लांट है, ये 12 मेगावाट है, वो कहाँ हज़ारों में प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट था वो, सैलरी भी अच्छी थी, जगह भी अच्छी थी। तो मैंने घर में बताया कि मैं अब जो है बोकारो जाना चाह रहा हूँ, यहाँ 2.5 साल काम कर लिए हैं। फिर मैं क्या किया कि घर में बताया, मेरी ट्रेन थी 10 बजे और मेरे फ़ोन में बात करते करते ही वो बोले कि मत जाओ, वहाँ पर क्या आदिवासी एरिया है, वहाँ बहुत दिक्कत होगी। इस साइड क्या है, अपने साइड में कोई दिक्कत नहीं है, पुणे मुंबई नॉर्मल है, वहाँ पर आदिवासी हैं, इस कारण से मेरे घर वाले थोड़ा मना कर रहे थे। तो मेरा एक दिन तो ऐसे ही चल गया, मैं जाते जाते मेरी रिजर्वेशन थी कैंसिल होगी। फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को जाना ही चाहिए। दोस्त लोग भी बोल रहे थे कि यार अच्छा खासा वैकेंसी भी खाली है, ऐसा मिलता भी नहीं है जगह बार बार। तो मैं क्या किया कि बिना बताया जो है बोकारो झारखंड पहुंच गया।
मेरा इंटरव्यू है, वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद मैं आ गया कोतमा में अपना रिजाइन किया कि सर लोग तो बताया कि मेरा जो है आप रिजाइन एक्सेप्ट करिए, मेरा अच्छे खासे प्लांट में जॉब लग गया है, मैं वहीं पर जो है अब जॉब करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से सबको बाय बाय किया, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा मेरा कोतमा में रिलेशन हो गया था, अच्छा खासा मन लग गया था, तो बिना बताए जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सबको बता के जो है बोकारो में जॉब करने लगा। बोकारो में मैं 1.5 साल जॉब किया हूँ। सैलरी भी अच्छी थी, काम भी अच्छा था, सब अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ कि अब शादी की बारी आ गई, तो मेरे घर वालों ने गवर्नमेंट वाली लड़की से शादी करा दी। मैं बोल भी रहा था कि क्या है, मेरा जो है अब एमपी के बाहर ही मेरा ग्रोथ है, मैं सक्सेस तभी हो पाऊंगा जब एमपी के बाहर जॉब करूंगा, क्योंकि एमपी के अंदर जो है पावर प्लांट बहुत छोटे मोटे हैं, अच्छे प्लांट नहीं है, अच्छा पैसा भी नहीं दे पाएगी एमपी में, बाहर अच्छा पैसा है। पर हो गया, उसके बाद ही मैंने गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की से शादी की। उसके बाद मेरा क्या हुआ, मेरा जो है जॉब में जो है प्रमोशन हो रहा था, बढ़ रहा था जॉब से, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में आ गया, मतलब डिमोशन होने लगा। अभी तो है रात भैया कुछ बोल रहे हैं, वो मैं थोड़ा सा देर बाद दूंगा। फिर मेरा क्या हुआ, शादी हो गई, फिर मेरा जॉब जो है धीरे धीरे डिप्रेशन में आने लगा, मतलब क्या है कि डाउन लेवल में आने लगा। अब बरही से बोकारो जाना आने में ही 2 दिन लग जाते थे। हाँ, अगर बोकारो आना, बोकारो से बरही आना है तो उसमें ही 2 दिन लग जाते थे। काफ़ी था, बहुत सोचने के बाद मैंने एमपी में जॉब सर्च की पावर प्लांट में। तो एमपी में मेरे को मिला सिंगरौली में पावर प्लांट है, वहाँ पर एक वैकेंसी मिली, वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया, फिर मैं वहाँ पर जो है जॉब किया। वहाँ पर भी मैंने 1 से 1.5 साल जॉब किया। ऐसे जॉब करते करते मेरा जॉब में जो है 7 से 8.5 साल जो है जॉब में ही निकल गए। उसके बाद मैं सोचा कि ऐसे तो चल नहीं पाएगा, और मैं प्रमोशन से डिमोशन में भी आ गया, और बार बार घर आना, घर भी देखना है, क्या कि मेरा छोटा भाई भी भोपाल में था उस समय सिप्ला कंपनी में, तो घर में भी कोई नहीं था। तो मैंने डिसीजन लिया कि चलो अब जो है बरही में ही जो है हमको जो है एक बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस का भी अच्छा केस है, पैसा भी अच्छा मिलता है। तो मैंने उस समय जो है जॉब को छोड़ दी। बिजनेस की कहानी आपको मैं पहले समाज के मतलब बिजनेस के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक समाज से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन भी है और सुझाव भी है, उसके बारे में बात करते हैं। सुझाव मेरा ये है, कचेर समाज की उन्नति के लिए और एकता बढ़ाने के लिए, और कचेर समाज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, और कचेर समाज को और ऊंचाइयां देने के लिए, ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम अपने समाज में हर साल क्या कोई एक जयंती मना सकते हैं क्या मैंने बरही नगर में काफ़ी देखा है, कोई भी समाज हो, जैसे विश्वकर्मा समाज हो गया, उनके यहाँ भी साल में एक बार जो है जयंती मनती है, विश्वकर्मा जयंती। अग्रवाल समाज हो गया, उनके यहाँ भी एक साल में एक बार जयंती मनाई जाती है, अग्रसेन जयंती। ऐसे ही गुप्ता समाज में मनाई जाती है, सोनी समाज में मनाई जाती है, और हमारे ताम्रकार समाज में भी बनाई जाती है। ताम्रकार समाज में मेरे ख्याल से सहस्त्र बाहु जयंती मनाई जाती है। मतलब हर समाज में कोई ना कोई एक साल में एक दिन अपने समाज को देता है। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो हम अपने समाज के लिए एक दिन नहीं दे सकते हैं क्या? हम भी अपने समाज के लिए एक दिन अपनी जयंती मनाएं। समाज के लिए जो है क्या है, जैसे अपन हमारे समाज में हो गया, मैं मान लीजिए अग्रसेन, अग्रवालों की बात करूंगा, अग्रवाल मेरे खास दोस्त भी हैं, अग्रवालों की बात करूंगा तो अग्रवालों में क्या है, एक दिन अपना काम पूरा बंद कर देते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे जॉब हो, वो पूरा काम बंद करके एक दिन अपने समाज को देते हैं। बहुत ही धूमधाम से
रैलियां निकालते हैं, पूरे बरही में रैली निकालते हैं, फंक्शन करते हैं अग्रसेन जयंती में, और एक दिन पूरा अपने समाज को देते हैं। तो हम भी अपने समाज को साल में एक दिन दे सकते हैं क्या? ये मेरा क्वेश्चन भी है कि हमारे समाज में जयंती मनाई नहीं जाती है। हम अपने समाज में जो है कोई एक जयंती मनाएं, कोई भी। आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ज़्यादा आइडिया है, आप जो है डिसाइड कर लें कि हम अपने समाज में कौन से दिन कौन सी जयंती मनाएं। जयंती मनाएंगे तो क्या है, हम सब एक होके बाहर निकलेंगे, रैलियां निकालेंगे, पूरी कचेर समाज पूरा एकजुट होके रोड में चल रहा है, रैलियां मना रहा है। तो मेरा ये मार्गदर्शन भी है कि, और मतलब मैं सोच भी रहा था, मेरे मन में भी आ रहा था कि क्या है, जैसे मैं यहाँ पर दुकान में बैठा हूँ, जैसे गुप्ता समाज की मान लीजिए जयंती है आज, तो जितनी भी दुकानें हैं गुप्ता समाज में, हमारे यहाँ बरही में जो है गुप्ता समाज की ज़्यादा दुकानें, तो पूरी दुकान बंद हो जाती थी। आज क्या है भैया, आज जो है गुप्ता समाज की जयंती है, आज वहाँ पर उन लोग का फंक्शन चल रहा है, रैलियाँ निकल रही हैं। तो हम भी अपने कचेर समाज में एक जयंती मनाएं, कोई भी जयंती आप ले लीजिए, महाराणा प्रताप की जयंती ले लीजिए, या आप जो है एक्सपर्ट लोग आप बताइए कि हम कौन सी जयंती मनाएं, या कौन सी जयंती हम मनाएं या ना मनाएं। अब मैं क्या ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर मेरे मन में आया कि हम लोग एक जयंती जरूर मनाएं साल में। हम अपने समाज को एक दिन तो दे ही सकते हैं। हम अपना काम धंधा बंद करके, जॉब बंद करके, एक दिन की छुट्टी लेके, दुकान बंद करके अपने समाज के लिए रोड में आए कि हाँ हमारा समाज है, हम कचेर समाज के हैं, हम जो है रैलियां निकाल रहे हैं। तो इससे क्या है, अगर भीड़ इकट्ठी होगी 100, 50, 200, 1000, 500 की संख्या में, 1000 संख्या में हम अगर रोड में निकल रहे हैं, तो दूसरे समाज वाले अरे भाई वो तो कचेर समाज के जो निकल रहे हैं भैया, बहुत सारे कचेर समाज के हैं। उससे क्या है ना कि ऑटोमेटिक हमारा समाज जो है अगर यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगा, हमारे समाज का स्तर बढ़ेगा, हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ेगा। तो मेरी दिल से इच्छा थी कि हमारे समाज में एक जयंती जरूर मनाई जाए। अब आप अपनी राय दें, आपको क्या लगता है हमारे समाज में भी कोई एक जयंती मनानी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट द्वारा जरूर दीजिएगा, या बाद में बताएं कि हम अपने समाज में जयंती मनाएं या ना मनाएं। मनाएंगे तो फायदा ही होगा, फायदा यह होगा कि हम अपने समाज के सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होकर हम रोड में निकलेंगे कि हाँ ये हमारा कचेर समाज जा रहा है, या बोलेंगे कि हाँ हमारा भी एक कचेर समाज है। क्योंकि देखिए हम ओबीसी में हैं, पर ऐसा नहीं कि ओबीसी समाज रैली नहीं निकालता है। विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, वो भी ओबीसी है। ताम्रकाल लोग जो है जयंती मनाते हैं, अच्छा खासा मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, वो भी ओबीसी में है। सोनी लोग हो गए, वो भी ओबीसी में हैं। तो हम भी ओबीसी में हैं, तो ऐसा नहीं कि हम बहुत नीचे हैं भाई, हम भी जयंती मनाएंगे, हमारा भी हक है। हम अच्छा खासा रैली निकालेंगे रोड में जाके, और बहुत ही अच्छे से धूमधाम से, 2-4 पैसा लगता है तो लगने दो, हम अपने समाज को एक दिन दे सकते हैं। तो मैं अपना राय दिया, आप लोग को जैसा लगा हो आप बताइएगा कि हम अपने समाज में जयंती मनाएं या ना मनाएं। क्या ये अब फर्स्ट टाइम है, थोड़ा टाइम लगेगा, और जयंती मनाएं तो किसकी मनाएं, ये आप बुजुर्ग लोग आप सोच समझ के बताइएगा कि महाराणा प्रताप की जयंती मनाएं कि और किसी की जयंती मनाएं। ये मेरा मेन क्वेश्चन था, और हो गया टाइम। अब मेरा आता है बिजनेस लाइफ में। अब क्या है, मैं अब जो आ गया हूँ, जॉब तो छोड़ चुका, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मेरे को जॉब करना नहीं है, अब बिजनेस करना है। तो मैं पूर्ण रूप से फिर आ गया ऐसी जगह जहां मेरे को फिर से स्टार्टिंग करना है। जॉब में तो ऐसा था कि मैं स्टार्ट करके यहां तक पहुंच गया, अब बिजनेस में स्टार्ट करना, तो मैं फिर से बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अब बिजनेस के बारे में ना मुझे ABCD पता है, ना नॉलेज है, ना मेरे पापा जी कभी बिजनेस किए, ना मेरा भाई बिजनेस किया, तो मेरे को बिजनेस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। बस यह है कि मैंने डिसाइड किया कि बरही में ही अब बिजनेस करना है।
ठीक है। अब डिसाइड तो कर लिया कि बिजनेस करना है, पर अब समस्या ये है कि अब किसका बिजनेस करें। ज़्यादातर ये दिमाग में आ रहा था कि चलो मैं भी मनिहारी का बिजनेस करता हूँ। मनिहारी का बिजनेस करने में यह है कि चलो हमारे चाचा जी भी मनिहारी के बिजनेस कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार जो हैं बहुत सारे जनरल स्टोर हैं मनिहारी के बिजनेस के, तो उनसे कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो ज़्यादातर हम लोग का यही लग रहा था कि मनिहारी का बिजनेस करें, जनरल स्टोर डाल दें। जनरल स्टोर का मैं ज़्यादा सोच रहा था। पर अगर आप बिजनेस कर भी रहे हैं, अब करना चाह रहे हैं, तो मेन पॉइंट ये है कि आप किस जगह बिजनेस कर रहे हैं। ये मेन पॉइंट है बिजनेस का। अगर देखिए, एक होता है सराफा मार्केट। सराफा मार्केट में आप अगर हार्डवेयर की दुकान डालेंगे तो 100% वो नहीं चलेगा। तो सराफा मार्केट में आप कपड़े की दुकान डालें तो चलेगा, सोना चांदी की दुकान डालें, जनरल स्टोर की दुकान डालें। तो ये सराफा मार्केट बना ही हुआ है कि आप सराफा मार्केट में कपड़े की दुकान बढ़िया डाल सकते हैं, जनरल स्टोर डाल सकते हैं, बुक वगैरह की दुकान डाल सकते हैं। तो ये बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा। जैसे आदमी बोलता है ना, ये रियल भी है कि अगर जिम के सामने आप जूस की दुकान डाल दें, जिम के सामने आप जूस की दुकान डाल दें तो आपका बिजनेस 100% चलेगा। किसी बैंक के सामने आप फोटोकॉपी की दुकान डाल दें तो वो बिजनेस भी चलेगा। अब ऐसे ही मेरा जो था, मेरी दुकान जो है, मतलब मेरा घर जो था, उस समय दुकान तो थी नहीं, घर जो है मेन रोड में थी, हाईवे में। पर उस समय यहाँ पर जो है 2-4 ही दुकान थी। एक लोहा सीमेंट की दुकान थी, एक वेल्डिंग की दुकान थी, और एक ट्रैक्टर बनाने की दुकान थी। ज़्यादा दुकान नहीं थी। मेरा जहाँ घर बना था वो थोड़ा आउटर में था उस समय, इस समय नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो है, मेरे दोस्त ने भी सजेशन दिया और मेरे रिश्तेदार ने भी सजेशन दिया कि रोड में है तो आप हार्डवेयर की दुकान डालो। खासकर हमारे राकेश तोमर जी जो हैं शहडोल के, उन्होंने भी मेरे को सजेस्ट किया कि आप हार्डवेयर की दुकान डालो, क्या जनरल स्टोर की डाल रहे हो, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा हार्डवेयर की दुकान डालोगे तो दम रहेगा कि हाँ हार्डवेयर, जिसका हार्ड मजबूत होगा वही हार्डवेयर की दुकान डाल सकता है। तो ये तो रही मजाक की बात। तो अब क्या था कि हमारे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं थे कि हार्डवेयर की दुकान डालें, पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को अब जो है हार्डवेयर की दुकान डालनी है, चाहे पैसा हो जाना हो, उससे मतलब नहीं। मतलब डिसाइड कर लिया, मतलब मैंने 2 चीज़ मेरे पक्की हो गई थी, सकारात्मक सोच और स्थिर मन। मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को हार्डवेयर की दुकान डालनी है, बिजनेस करना है। मतलब मैंने अपने जो पॉइंट बताया था ना आपको, सकारात्मक सोच स्थिर मन, मैंने मन को स्थिर कर लिया कि मेरे को अब हार्डवेयर की दुकान डालनी है। तो मैं सक्सेस हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट फॉलो किया कि अपने बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस करो तो आप अपना इंटरेस्ट से करो, ना कि दूसरे की देखा शिखा करो। मेरा दोस्त है, वो कपड़े की दुकान किया हुआ है, कोई घड़ी की दुकान किया है, कोई कुछ। मैंने किसी की नकल नहीं की, मैंने अपना डाला कि मेरे को हार्डवेयर की दुकान डालनी है, बस किसी की नकल नहीं की। अब हम लोग के पास क्या था कि पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैं जॉब में था। तो हम लोग के पास, मेरी वाइफ के अकाउंट में जो है 2 लाख रुपए था एफडी, और मेरे पास भी थोड़ा बहुत जो जॉब का था वो। तो हम लोग क्या किए कि सामने का घर जो था, सामने का घर तोड़वा के दुकान बनाना मैंने स्टार्ट किया। मैं क्या था, दुकान जो इस हिसाब से सोचा था कि सिंगल मंजिला बनाएंगे। तो अब मेरे दिमाग में चल रहा था, नहीं यार थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो मैंने डबल मंजिला की दुकान बना दी। उससे क्या है कि खर्चा हो गया डबल, 3 लाख जहाँ लगने थे लग गए 6 लाख। अब जो पैसे थे हमारा सब जो है लग गया इसी में। फिर क्या करें, पैसे हो गए ख़त्म, और स्टार्ट तो करना ही था। तो हम लोग ने क्या किया कि रिश्तेदारों से कुछ हेल्प ली, कुछ रिश्तेदारों से, कुछ दोस्त से मांगी। तो रिश्तेदार में जो है हमारे जो है, एक हमारा एक दोस्त है प्रिंस अग्रवाल करके, उनने मेरे को जो है 1 लाख रुपए दिया। मैंने उसको बोला था कि मेरे को कुछ हेल्प कर दो और 1 साल का टाइम दो। ऐसा नहीं कि आप पैसे दे दियो तो 6 महीने बाद, 2 महीने बाद या एक कल ही पैसा मांगने लगो।
तो मैंने उसको 1 साल का टाइम लिया और 1 लाख रुपए उधार लिया। ऐसे ही मेरे है मौसी के लड़का लगता है, मौसी का लड़का है दीपक तोमर, रीवा में है। उनकी भी होलसेल की अच्छी खासी दुकान है, बिजनेस है, वो भी अच्छे खासे सक्सेसफुल हैं। उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मेरे को 1 लाख रुपए उधार दिया और मैं कह दिया था कि मेरे से 1 साल तक पैसा मांगना नहीं, 1 साल तक के बाद जो है मैं आपको पैसा दूंगा। उसके बाद है हमारे शहडोल के राकेश तोमर जी हैं, पप्पू नाम से प्रसिद्ध हैं, बहुत बहुत बड़े होलसेलर हैं, दुकान में बहुत बड़े होलसेलर हैं। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और हेल्प करने के बाद पैसे में तो हेल्प की, मार्गदर्शन भी दिया कि हाँ आप ऐसे ऐसे बिजनेस करो। स्टार्टिंग में क्या हमको कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप जो है ऐसे ऐसे करना, ऐसा करना, ये करना, वो करना। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो मेरे को क्या मिल गया था, 5 लाख रुपए का सपोर्ट मिल गया। और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले अपनी दुकान, मतलब मेरी दुकान हो गई बन के कंप्लीट, अब जो है सामान खरीदना है। तो मैंने क्या किया, कम बजट में स्टार्ट किया। मतलब मेरा काउंटर बनवाने में पैसे लग गए, अलमारी बनवाने में पैसे लग गए, शटर बनवाने में पैसे लग गए। मैंने शटर मेरी मान लीजिए उस समय जो है 80,000 रुपए का लगा था। मतलब पैसे इसी में ही खर्च हो गए, मेरे ज़्यादातर पैसे खर्च हो गए, पैसे बचे नहीं, इसलिए पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया बिजनेस में, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, जो आप बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी दुकान कंप्लीट हो गई है, अब खरीदी करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 50,000 का बाथरूम का दरवाज़ा खरीदा। अब बाथरूम का दरवाज़ा खरीद के मैंने ऐसे रख लिया दुकान काउंटर में बैठ के, जैसे बैठा हूँ ना वैसे ही बैठ के बाथरूम का दरवाज़ा खरीद के रख लिया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, ऐसे करते करते 15 से 20 दिन हो गए, मेरा एक भी दरवाज़ा नहीं बिका। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये दरवाज़ा तो कोई बिक नहीं रहा है यार, क्या प्रॉब्लम है यार। सब हंस भी रहे थे कि यार, मैं दोस्तों से बताता था ना यार, मैं जो है बाथरूम का दरवाज़ा खरीद के इतने अच्छे अच्छे खरीद के लाया, कोई खरीदता ही नहीं है। उसका रीज़न ये था, देखिए आप बाथरूम बस का दरवाज़ा खरीदोगे तो कहाँ चलेगा भाई, कोई अगर आ रहा है तो लेटरिन सीट खरीदेगा, पाइप खरीदेगा और बैंड खरीदेगा, मतलब पूरी वैरायटी मेंटेन नहीं थी। मेन रीज़न ये था कि वैरायटी मेंटेन नहीं थी, इसलिए मेरा जो है दरवाज़ा बिक नहीं रहा था। वो मेरे को बाद में समझ में आया। फिर 10-15 दिन तो ऐसे बैठे बैठे मेरा निकल गए, सब बोरियत भी थी, अगल बगल वाले सब हंस भी रहे थे, सब आके पूछते थे, खासकर पड़ोसी होते ही ऐसे हैं कि भैया आपका कुछ बिका क्या, कुछ बोनी हो जाती है क्या। ऐसे हर बिजनेस, जो भी बिजनेस करता किसी का भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, पर आपको हारना नहीं है। अगर आप हार जाएंगे, हताश हो जाएंगे, तो आप वहीं पर बिजनेस छोड़ देंगे, तो आपको हारना नहीं है। फिर मैंने क्या किया, 30,000 रुपए का फिर बॉम्बे हार्डवेयर कटनी में है, छोटे मोटे सामान खरीदे, हार्डवेयर संबंधी, कन्नी हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, ऐसे छोटे छोटे स्क्रू हो गया, ये सब खरीदे। उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत बोहनी होने लगी कि हाँ चलो कुछ स्क्रू बिक रहा है, कुछ सामान बिक रहा है। तो मेरे को तो कुछ अच्छा लगा कि हाँ भाई अब तो कुछ बिका नहीं तो डाउन ही में था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने क्या किया, फ्लैश डोर खरीदे, दरवाजे जो रेडीमेड दरवाजे आते हैं ना केमिकल के बने हुए, वो दरवाजे खरीदे, 10-15 दरवाजे। और दरवाजे में खरीदा तो मेरे दरवाजे बिक गए ऐसे। तो फिर मुझे वहां भी अच्छा लगा कि हाँ चलो भाई अब कुछ अपनी जो बिजनेस है प्लेटफॉर्म में तो आई। तो मैंने फिर दरवाजे और खरीदना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मेरे को ये भी नहीं पता था कि सामान कहाँ से खरीदना है, तो मैं क्या बैठे बैठे नेट में सर्च करता था कि अरे यार ये दरवाज़ा कहाँ मिलेगा, फ्लैश डोर कहाँ मिलेगा। एक बार ऐसे सर्च किया तो सतना में मिल रहा था, श्याम मार्केटिंग करके है। तो मैं एक बार सतना गया, सतना में मेरे एक भैया रहते हैं, बुआ के लड़के, बहादुर जी हैं। तो मैं उनसे बोला कि यार दरवाजे खरीदने हैं। तो मैं चला गया एक बार कहाँ, सतना। सतना से लोहे के दरवाजे खरीदे और फ्लश डोर के दरवाजे खरीदे, एक गाड़ी लेके आ गया उसमें भी। और इसी बीच में मेरा पैसा हो गया खत्म।
पैसे हो गए ख़त्म, सब खरीदी में ही पैसे आते नहीं। स्टार्टिंग में बिजनेस में पैसे आ नहीं आते हैं, पैसे जाते बस हैं। तो अब मेरे को क्या है, दिवाली का सीज़न आ रहा था। दिवाली का सीज़न आ रहा था तो मैं ये जान रहा था कि दिवाली में डिस्टेम्पर पेंट वगैरह जो है बिकना ही बिकना है, और पैसे थे नहीं, और मैं किसी से पैसे ले नहीं सकता हूँ क्योंकि पैसे अब कोई देगा नहीं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरे को बिजनेस करना ही है। तो मैंने बैंक से 4 लाख का लोन लिया। कैसे कैसे मेरा 1 महीने में 4 लाख रुपए अकाउंट में आ गए, और वो चेक के थ्रू हुआ। तो कटनी में ही मैंने स्टार्टिंग में नॉर्मल एकता हार्डवेयर है, वो रेट थोड़ा सस्ता दिया था, तो मैं उसको 4 लाख का चेक दे दिया। और मैंने कहा कि भैया देखिए ऐसा है कि मेरे को सामान चाहिए और 1 लाख रुपए कैश भी चाहिए, क्योंकि मेरे को और भी कुछ सामान खरीदना है। तो मैंने 3 लाख का सामान खरीदा, 1 लाख रुपए कैश लेके आ गया। और दिवाली आ गई हमारे नज़दीक। दिवाली जो है जैसे रावण जलता है ना, उसके दूसरे दिन ही अपना जो है कलर पेंट का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, वो चालू हो जाता है। कलर खरीदना, पुताई कराना सब स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा जो है 1 साल बाद, मतलब जब मैं स्टार्ट किया था उसके 1 साल बाद जब दिवाली आई है, तब से मतलब मेरा बिजनेस ग्रोथ में आने लगा। जब मैं 3 लाख का लोन लिया, 4 लाख का, मैंने अच्छा खासा कलर खरीदा और मेरा अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स भी अच्छा था और कलर भी अच्छा बिका, पैसा भी अच्छा आया। फिर दिवाली के बाद थोड़ा सा सीजन डाउन हो जाता है, फिर उसके बाद फिर मैं बैठा रहा। फिर मैं सोचा कि अब क्या करें, तो मैंने धीरे धीरे प्लाई खरीदी, प्लाई खरीदा, सनमाइका खरीदा। प्लाई से रिलेटेड जो होते हैं स्क्रू, नट, हैंडल वगैरह, वो सब धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर मेरा जो है बिजनेस थोड़ा थोड़ा फ्लो में आने लगा। फिर ऐसे करते करते दूसरी दिवाली आ गई, 1 साल फिर निकल गया मेरी। दूसरी दिवाली आई, अब मैं दिमाग में मेरे ये था कि अब मेरे को कुछ थोड़ा सा बड़ा करना है। तो मैं नेट में सर्च करता था कि मैं ये सोचा कि अब मेरे को एजेंसी लेना है पेंट की, क्योंकि मेरे को सबसे अच्छा रिस्पांस मिला था वो पेंट में ही, कलर पेंट में अच्छा रिस्पांस मिला था। तो मैंने नेट में सर्च किया एशियन पेंट कस्टमर केयर नंबर, कस्टमर केयर से बात की। मैंने कहा कि मेरे को जो है एशियन पेंट का जो है डीलरशिप लेना है, एजेंसी लेना है मेरे को। तो बोले कि हाँ ठीक है, आपके एरिया में जो भी हो, मुंबई लग गया था फ़ोन, तो आपके एरिया में जो भी सेल्स मैनेजर होंगे, जो भी होंगे, तो वो आपको कॉल करेंगे और कॉल के थ्रू फिर आपके पास आएंगे, कांटेक्ट करेंगे। इसी बीच मैंने लगाया बर्जर पेंट का, क्या क्या हमारे बरही में 2 ही कलर सक्सेसफुल हैं, 2 ही कंपनी सक्सेसफुल हैं, एक एशियन पेंट और दूसरा बर्जर पेंट। तो मैंने बर्जर पेंट वाले को कांटेक्ट किया, वो गूगल से ही सर्च मारा था। गूगल में आराम से कस्टमर केयर का नंबर आ जाता है, कस्टमर केयर से बात करेंगे कि आप बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम जितनी है सब सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैंने कहा कि सर जी मेरे को जो है एजेंसी लेना है, डीलरशिप लेना है, और भाग्य भी अच्छा था, समय भी अच्छा था, दोनों कंपनी आ गई मेरे पास। सबसे पहले आई अपना एशियन पेंट, क्योंकि मैंने उनको कॉल किया था। तो एशियन पेंट वाले ने आया, मेरे को बताया, मैंने पूछा कि मशीन कितनी की है। एशियन पेंट वालों ने कहा कि 2.5 लाख रुपए की मशीन पड़ेगी, और प्लस आपको 4 से 5 लाख रुपए का बल्क में इमल्सन ये पेंट खरीदना पड़ेगा। तो वो तो मेरे ऊपर से ही जा रहा था कि अब 2.5 लाख की मशीन खरीदें, फिर कलर पेंट खरीदें, बजट बहुत ही लो हो जाता। फिर 1 हफ्ते बाद आया बर्जर पेंट वाले कंपनी आई, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपको मशीन 1.5 लाख की पड़ेगी। एशियन पेंट की मशीन उस समय थी 2.5 लाख की, और बर्जर पेंट की मशीन थी 1.5 लाख की। तो मेरा 1 लाख वहाँ पर कम हो गया। और वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको जितनी इच्छा हो उतना ही थोड़ा थोड़ा, मतलब कम से कम मिनिमम जो है 1 लाख का माल खरीदना है। तो मेरा बजट चला गया यहाँ पर 2.5 लाख का, 1.5 लाख की मशीन और 1 लाख रुपए का कलर पेंट। अब उसके बाद भी मतलब वो जो पहले लिया था पैसा हो गया ख़त्म, फिर पैसे ख़त्म हो गए। फिर मैंने क्या किया, पापा जी को बताया था कि पैसे वैसे है नहीं, लोन वोन कहीं से दिलवा दीजिए आप।
तो मुख्यमंत्री स्वराज योजना के थ्रू पापा जी ने मेरे को एक लोन दिलवाया था। अब वो लोन का फायदा ये है, उसमें 2 लोन ले सकते हैं आप, 3-4 लाख का भी ले सकते हैं, 10 लाख का भी ले सकते हैं। 10 लाख का भी मेरे पास अप्रूवल हो चुका था, मैंने खुद मना किया था कि मैं 10 लाख का एक साथ अगर लोन ले लिया और नहीं बिका बाई चांस, हमको सब सोच के चलना पड़ता है कि बाई चांस अगर नहीं बिका तो 10 लाख मैं सीधे कर्जे में आ जाऊंगा, तो कहीं बुरा ना हो जाए, ऐसा समझ के मैंने 10 लाख का, बैंक मैनेजर खुद आया था कि आपको 10 लाख का लोन मिल जाएगा, आप ले लीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं। मैंने ये पूछा क्या मुख्यमंत्री स्वराज योजना में यह है कि आपको 30% जो आपका पैसा है वो आपको माफ किया जाएगा। मतलब आप अगर 10 लाख लिए हैं तो 3 लाख सीधे सीधे आपको छूट मिल जाएगी, देना ही नहीं पड़ेगा, 7 लाख रुपए भरना है। मैं बैंक मैनेजर से पूछा कि ये हो जाएगा, तो बोलते कि हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो नहीं भी हो सकता के चांसेस में मैं 10 लाख का लोन नहीं लिया। फिर मैंने क्या है कि 3 लाख का लोन में फिर से लिया मुख्यमंत्री स्वराज योजना से थ्रू, और उसमें मेरा फायदा ये था कि मेरे को आधा 30% जो पैसे नहीं देने पड़े। तो वहां से मेरा मतलब टर्न जो है, बिजनेस का टर्न बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। मैंने जो है, दिवाली के टाइम की बात है, दिवाली से 2 महीने पहले खरीदी करना है। अगर आप पेंट बिजनेस में हो तो आपको नॉलेज होगा कि दिवाली के 3 महीने पहले जुलाई में ही स्कीम निकलती है, मतलब पूरे साल का सबसे सस्ता आपको पेंट मिलेगा जुलाई में ही। स्कीम भी अच्छा देता है, रेट भी अच्छा देता है, सब अच्छा देता है पूरे साल का। ये स्कीम है, मेरे को धीरे धीरे जानने में टाइम लगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जुलाई में किसी भी दुकानदार से आप जाएंगे कि भैया मेरे को 5 लाख का सामान चाहिए, तो बोले हाँ भैया अभी बहुत सारा स्कीम है, आपको 25% डिस्काउंट देंगे, आप ले लो। क्योंकि उसको भी डिस्काउंट मिल रहा है, उसको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो मेरा कहाँ था, हाँ बर्जर पेंट में, बर्जर पेंट में मेरा डिसाइड होगा कि लेना ही है। अब उन्होंने फॉर्म भर के गया, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया, और मैं शुरू में ही बता रहा हूँ मैंने बहुत खर्चा किया। 10,000 रुपए का सिर्फ थैला बस बनवाया था स्टार्टिंग में, जब मेरी इतनी बिक्री भी नहीं थी। 10 लाख का थैला बनवाया था, 2,000 रुपए का विजिटिंग कार्ड बनवाया था, बैनर छपवाए थे, ऐसा नहीं पूरे जितने चौराहे में है पूरा बैनर। मतलब जो मैंने आपको बताया था ना बिजनेस आइडिया में, मैंने अपना जो मेरा जो है मेरे थ्रू जो बिका बना हुआ है, मैंने अपना ही आइडिया दिया है कि बिजनेस जो है जोर शोर से करें, जितनी ताकत हो बिजनेस का, मार्केटिंग जितनी हो जोर शोर से करें। मैंने बैनर 10,000 का छपवाया, जब स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, विजिटिंग कार्ड छपवाया 1,000-2,000, और बैनर छपवाए, और फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप वगैरह सब में जो है अपने बिजनेस का प्रचार किया। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, ना मिलने दीजिए, कर्म करिए। बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि आप अपना कर्म करिए, कर्म करेंगे तो फल ऑटोमेटिक मिलेगा। तो मैं विजिटिंग कार्ड बनवाया और बैनर भी लगवाया, जबकि अपने बरी में जो बहुत ऊपर होंगे वही बैनर छपवाते थे, वाकई नहीं छपवाए। अब मैं आपको बता दूं कि मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं, मेरी नकल कौन कर रहा है, जो 20-25 साल पहले से बिजनेस कर रहे हैं। मैं अपने प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गए, पेंटर हो गया, उनको 10-10 हजार रुपए का ऐसे ही जो है पार्टी देता था, या बोल सकते हैं बिजनेस में मीटिंग कराता था। अभी रिसेंट में आप मेरे फेसबुक में देखे होंगे, मैंने होटल में मीटिंग कराई थी, जिसमें कम से कम करीबन 10 से 15 हजार रुपए खर्च हुए थे। अब वो मेरा खर्च नहीं हुआ था, कंपनी वाले का हुआ था, क्योंकि उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, वैसा आप बना के रखेंगे तब आपके ऊपर कंपनी खर्चा करेगी। स्टार्टिंग में तो खुद करना ही पड़ेगा। आप सोचिए, पहले किसी भी मतलब सब अपने में, गुप्ता हो गया, अग्रवाल हो गया, ये जो हमारा बिजनेस ना हार्डवेयर वाला, ये सब बड़े बड़े करोड़पतियों का काम है। पर मैं बहुत नीचे स्तर में था, इतना पैसा नहीं था, तो भी मैंने यहाँ तक आ गया कि करोड़पति के भी इतनी सेल ना होगी जितनी मेरी सेल है। ये मैं नहीं बोलता, सब बोलते हैं। तो मैंने जो होटल में मीटिंग कराई थी, मेरा देखा सीखी
6 लोग ने अभी तक मीटिंग करा चुके, सेम वैसे ही वही होटल में जाके वही प्लम्बर को बुला के वही सेम जो है मीटिंग उन्होंने कराई। और सब प्लम्बर आके बताते भी कि भैया आज वो मीटिंग कराया वो, पर जो आपने जो पहली मीटिंग कराई थी ना वो सबसे बेस्ट थी। वो सुन के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो हाँ भाई हमने जो मीटिंग कराई थी आप लोग का भी भला हो गया भाई, आपको भी तो पैसा मिल रहा है। तो मैं शायद भटक गया हूँ, हमसे कहाँ बर्जर पेंट में। और मैंने बैंक में अप्लाई किया कि मुझे जो है लोन चाहिए, नहीं मुख्यमंत्री स्वराज योजना के थ्रू मुझे फिर लोन मिल गया। फिर मैंने क्या है बर्जर पेंट की एजेंसी ली पूरी और बर्जर पेंट का काम किया। फिर मैंने प्लम्बर मीटिंग कराई, प्लम्बर नहीं सॉरी पेंटर मीटिंग कराई, वो कंपनी की थ्रू हुई थी। तो धीरे धीरे सब जो है पेंटर मेरे से जुड़ते गए आते गए, कम से कम 50 पेंटर थे मेरे से जुड़ गए। सब बोले कि भैया हम आपके यहाँ ही सामान लेंगे, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, आप हंसमुख हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा करके मतलब उन्हें बढ़ा चढ़ा के बताया। मैं उनको कुछ कमीशन भी दे देता था बिना किसी दुकानदार को बताए। भैया 10,000 का सामान खरीदिया 200-300 रुपये दे दिया, हमारा क्या जाता है। वो प्रथा पहले नहीं थी इसमें पेंट में। तो ऐसे ही कोई 50,000 का मेरे यहाँ पेंट वेंट कलर लिया तो मैं ऐसे ही 400-500 रुपये उसको दे देता था, वो भी खुश मैं भी खुश। तो मेरा बिजनेस फिर वहीं से जब एजेंसी लिया हूं ना उसके बाद से मेरा बिजनेस का ग्रोथ जो है बहुत ही दौड़ने लगा और मैं वहां से सक्सेसफुल होने लगा। फिर मैंने नल फिटिंग का भी बड़े पैमाने में काम किया और मतलब जो भी काम छोटे मोटे किया था वो बड़े बड़े पैमाने में काम करने लगा। और मेरी आज की दुकान जो है जो करोड़ों की दुकान होगी, जो 20-25 साल पहले होगी उससे अच्छा ही है। मतलब मेरी दुकान बहुत छोटी मोटी नहीं है आज की डेट में। टाइम कितना हो गया, ठीक है सर जी और मेरे भाई दोस्त बंधु मेरा जैसा भी हो बताइएगा। गुड नाइट। और मेरा जो सुझाव था ना वो जयंती वाला, वो आप जरूर सोच के बताइए कि हमको अपने समाज में जयंती मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। मनाना चाहिए तो कौन सी जयंती मनाएं, किस डेट को मनाएं, ये तो हमारे कचेर समाज के जो बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं वही बता पाएंगे। और इस विषय में थोड़ा सा जरूर बताइएगा। और हमारा जो है जो पुराने जो हैं बिजनेस वाले हैं जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने बिजनेस स्तर को, आप जो है जरूर पैसे कमा रहे हैं बिजनेस से, आप जरूर पैसे कमा रहे हैं नो डाउट, पर आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश, आप तो खुद ऊपर हो जा रहे हैं भैया, आप वही दुकान से छोटी दुकान से घर बनवा लिए, गाड़ी खरीद लिए, पर दुकान को वही छोटी से छोटी रखे हैं। मैंने देखा है, रियल बात बता रहा हूँ कि आज से 5 साल पहले जिसकी जो दुकान थी ना, आज चले जाओ तो सेम टू सेम वैसी है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करते दुकान से, उनसे सिर्फ लेना जाते, देना नहीं जानते। भैया आप थोड़ा दुकान को भी थोड़ा सुंदर बनाइए ना, दुकान को भी अच्छा बनाइए, अपनी दुकान का मान सम्मान, आपके दुकान का बढ़ेगा तो आपका भी नाम होगा। तो दुकान को जितना भी स्टैंडर्ड बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करें। दुकान का स्टैंडर्ड बढ़ेगा ऑटोमेटिक आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और दुकान का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो सेल भी आपकी ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। ये श्योर है, ये तो मेरी लाइफ का, मैं जितना बताया है कहीं कॉपी किताब से देख के नहीं बताया है, मैंने अपनी रियल लाइफ बताई है कि क्या क्या पॉइंट हैं। और पॉइंट आपको अगर याद ना हो तो आप मेरे को बाद में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिजनेस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, सबको मेरा नमस्ते, और कैसा लगा ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।